लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का लिखा उपन्यास वैशाली की नगरवधू, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भाग 1। धिक्कृत कानून। उस दिन वैशाली में बड़ी उत्तेजना फैली थी। सूर्योदय के साथ ही ठठ के ठठ नागरिक संथागार की ओर जा रहे थे। संथागार की ओर जाने वाला राजमार्ग मनुष्यों से भरा हुआ था। पैदल, अश्वारोही, रथों और पालकियों पर सवार सभी प्रकार के पुरुष थे। उनमें नगर सेठी, श्रेणिक और सामंत पुत्र भी थे। संथागार का प्रांगण विविध वाहनों, मनुष्यों और उनके कोलाहल से परिपूर्ण था। बहुत से नागरिक और सेठी पुत्र संथागार की स्वच्छ संगमरमर की सीढ़ियों पर बैठे थे। बहुत से खुले मैदान में अपने अपने वाहनों को थामे उत्सुकता से भवन की ओर देख रहे थे। अनेक सामंत पुत्र अपने अपने शस्त्र चमकाकर और भाले ऊंचे करके चिल्ला चिल्लाकर उत्तेजना प्रकट कर रहे थे। वहां उस समय सर्वत्र अव्यवस्था फैली हुई थी और लोग आपस में मनमानी बातें कर रहे थे। उनके बीच से होते हुए गण सदस्य अपने अपने वाहनों से उतरकर चुपचाप गंभीर मूर्ति धारण किए सभा भवन में जा रहे थे। दंडधर आगे आगे उनके लिए रास्ता करते और द्वारपाल पुकारकर उनका नाम लेकर उनका आगमन सूचित कर रहे थे। संथागार का सभा मंडप मत्स्य देश के उज्ज्वल श्वेत मरमर का बना था और उसका फर्श चिकने और प्रतिबिंबित काले पत्थर का बना था। उसकी छत 108 खंभों पर आधारित थी। ये खंभे भी काले पत्थर के बने थे। सभा भवन के चारों ओर भीतर की तरफ 999 हाथी दांत की चौकियां रखी थीं, जिन पर अपनी अपनी नियुक्ति के अनुसार 8 कुल के सभ्यगण आकर चुपचाप बैठ रहे थे। भवन के बीचों बीच सुंदर चित्रित हरे रंग के पत्थर की एक वेदी थी, जिस पर 2 बहुमूल्य स्वर्ण खचित चांदी की चौकियां रखी थीं। एक पर गणपति सुनंद बैठते थे और दूसरी पर महाबलाधिकृत सुमन। ये दोनों ही आसन अभी खाली थे। गणपति और महाबलाधिकृत अभी संथागार में नहीं आए थे। वेदी के ऊपर सोने के दंडों पर चंदोवतना था, जिस पर अद्भुत चित्रकारी हो रही थी और बीच में रंगीन पताकाएं फहरा रही थी। वेदी के 3 ओर सीढ़ियां थीं और सीढ़ियों के निकट वृद्ध कर्णिक गणसन्निपात की तमाम कार्यवाही लिखने को तैयार बैठे थे। उन्हीं के लिए छंदशाला का ग्राहक हाथ में लाल काली छंदशालाओं से भरी टोकरियां लिए चुपचाप खड़े थे। अधेड़ अवस्था के कर्मचारी परिषद की सब व्यवस्था देखभाल रहे थे तथा विनयधरों को आवश्यक आदेश दे रहे थे। उनके आदेश पर विनयधर इधर उधर दौड़कर आदेश पालन कर रहे थे। गणपति और महाबलाधिकृत भी आकर अपने आसन पर बैठ गए। प्रतिहार ने सन्निपात के कार्यारंभ की सूचना तुर्य बजाकर दी। संथागार के बाहर खड़ी भीड़ में और भी क्षोभ फैल गया। सबके मुंह उत्तेजना से लाल हो गए। प्रत्येक व्यक्ति की आंखें चमकने लगी। संथागार के अलिंद में सामंत पुत्रों और सेठी पुत्रों के झुंड जमा हो गए। सामंत पुत्र अपने अपने भाले और खड्ग चमका चमकाकर मनमाना बकने और शोर करने लगे। सेठी पुत्रों का सदा का हास्यपूर्ण और निश्चिंत मुख भी आज रौद्र मूर्ति धारण कर रहा था। वैशाली का जनपद, अंतरायण हट्ट और श्रेष्ठी चत्वर सब बंद थे। भीतर गणपति और गणचिंतित भाव से बैठे किसी अयाचित घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे। वातावरण अत्यंत अशांत, उत्तेजित और उद्वेगपूर्ण था। एकाएक रथ का गंभीर घोष सुनकर कोलाहल थम गया। जो जहां था चित्रखचित सा खड़ा रह गया। सब उन्मुख हो परिषद प्रांगण की ओर बढ़ते हुए रथ की ओर देखने लगे। रथ पर श्वेत कौशय मढ़ा था और श्वेत पताका स्वर्ण कलश पर फहरा रही थी। रथ धीर मंथर गति से अपनी सहस्त्र स्वर्ण घंटिकाओं का घोष करता हुआ संथागार के प्रांगण में आ खड़ा हुआ। लोगों ने कौतूहल से देखा। एक भव्य प्रशांत भद्र वृद्ध पुरुष रथ से उतर रहे हैं। उनका स्वच्छ श्वेत परिधान और लंबी श्वेत दाढ़ी हवा में फहरा रही थी। कमर में एक लंबा खड्ग लटक रहा था, जिसकी मूठ और कोश पर रत्न जड़े थे। वृद्ध के मस्तक पर श्वेत ऊष्णीय था, जिस पर एक बड़ा हीरा धक धक चमक रहा था।
वे एक तरुण के कंधे पर सहारा लिए धीर भाव से संथागार की सीढ़ियां चढ़ने लगे। लोगों ने आप ही उन्हें मार्ग दे दिया। सर्वत्र सन्नाटा छा गया, परंतु शांत वातावरण क्षण भर बाद ही क्षुब्ध हो उठा। पहले धीरे धीरे, फिर बड़े वेग से जनर उठा। एक उद्धत युवक साहस करके अपना भाला सीढ़ियों में टेक कर भद्र वृद्ध के सम्मुख अड़कर खड़ा हो गया। उसके नथने क्रोध से फूल रहे थे और मुख पर समस्त शरीर का रक्त एकत्रित हो रहा था। उसने दांत पीसकर कहा, तो भंते महानामन, आप एकाकी ही आए हैं, देवी अम्बपाली नहीं आई? तुरंत 10-20 फिर शत सहस्त्र सामंत पुत्र और सेठी पुत्र, श्रेणिक और नागरिक चीत्कार कर उठे। ये हमारा, हम सबका, वैशाली के गण विधान का घोर अपमान है। हम इसे सहन नहीं करेंगे। शत सहस्त्र सामंत पुत्र अपने भाले ऊंचे उठा उठाकर और खड्ग चमका चमका कर चिल्ला उठे, हम रक्त की नदी बहा देंगे, परंतु कानून की अवज्ञा नहीं होने देंगे। भद्र नागरिकों ने विद्रोही मुद्रा से कहा, ये सरासर कानून की अवहेलना है, ये गुरुतर अपराध है। कानून की मर्यादा का पालन होना ही चाहिए, प्रत्येक मूल्य पर। शत सहस्त्र कंठों ने चिल्लाकर कहा, किसी भी मूल्य पर। वृद्ध महानामन का मुख क्षण भर के लिए पत्थर के समान भावहीन और सफेद हो गया। उनका सीधा लंबा शरीर जैसे तनकर और भी लंबा हो गया। उन्मुक्त वायु में उनके श्वेत वस्त्र और श्वेत दाढ़ी लहरा रही थी और ऊष्णीश पर बंधा हीरा धक धक चमक रहा था। उनकी गति रुकी, वे तनिक विचलित हुए और उनकी कमर में बंधा खड्ग खड़खड़ा उठा। उनका हाथ खड्ग की मूठ पर गया। किसी अतर्कित शक्ति से युवक सहम कर पीछे हट गया और वृद्ध महानामन उसी धीर मंथर गति से सीढ़ियां चढ़ संथागार के भीतर जाकर वेदी के सम्मुख खड़े हो गए। एक बार संथागार में सर्वत्र सन्नाटा छा गया। एक सुई के गिरने का भी शब्द होता। गणपति सुनंद ने कहा, भंते गण सुने, आज जिस गुरुतर कार्य के लिए अष्टकुल का गण सन्निपात हुआ है वो आप सब जानते हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप सब शांति और व्यवस्था भंग न करें और उत्तेजित न हो। ऐसा होगा तो हमें सन्निपात भंग करने को विवश होना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं आयुष्मान गणपूरक से ये जानना चाहता हूं कि आज सन्निपात में कितने सदस्य उपस्थित हैं। गणपूरक ने उत्तर दिया, कुल 902 हैं। भंतेगण, वज्जी के प्रत्येक गण को आज के सन्निपात की सूचना दे दी गई थी और अब जितने सदस्य उपस्थित हो सकते थे उपस्थित हैं। सदस्यों में से कोई पागल तो नहीं है? हो तो पास वाले आयुष्मान सूचित करें। परिषद में सन्नाटा रहा। गणपति ने कहा, कोई रोगी, उन्मत्त या मद्य पिए हों तो भी सूचना करें। सर्वत्र सन्नाटा रहा। गणपति ने कहा, अब भंते गण सुने। भंते महानामन, आज आपकी पुत्री अम्बपाली 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी। वैशाली जनपद ने उसे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी निर्णीत किया है। इसलिए वज्जी गणतंत्र के कानून अनुसार उसे ये परिषद वैशाली की नगरवधु घोषित किया चाहती है और आज उसे वैशाली की जनपद कल्याणी का पद देना चाहती है। गण सन्निपात की आज्ञा है कि वो आज से सार्वजनिक स्त्री की भांति जीवन व्यतीत करे। इसी से आज उसे संथागार में उपस्थित होकर अष्टकूल के गण सन्निपात के सम्मुख शपथ ग्रहण करने की आज्ञा दी गई थी। उसके अभिभावक की हैसियत से आप पर उसे गण सन्निपात के सम्मुख उपस्थित करने का दायित्व है। अब आप क्या देवी अम्बपाली को गण सन्निपात के सम्मुख उपस्थित करते हैं और उसे वैधानिक रीति पर घोषित वैशाली की नगरवधु स्वीकार करते हैं? महानामन ने एक बार संपूर्ण सन्निपात को देखकर आंखें नीची कर लीं। वे कुछ झुके और उनके होंठ कांपे, परंतु फिर तुरंत ही वे तनकर खड़े हो गए और बोले, भंते, मैं स्वयं लिच्छवी हूं और मैंने 42 वर्ष वज्जी संघ की निष्ठापूर्वक सेवा इस शरीर से इसी खड्ग के द्वारा की है। अनेक बार मैंने इन भुजदंडों के बल पर वैशाली गणतंत्र के दुर्धूर्ष शत्रुओं को दलित करके कठिन समय में वैशाली की लाज रखी है। मैंने सदैव ही वज्जी संघ के विधान, कानून और मर्यादा की रक्षा की है और अब भी करूंगा। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो कानून की मर्यादा का पालन करे। महानामन इतना कहकर चुप हो गए। उनके होंठ जैसे आगे कुछ कहने में असमर्थ होकर जड़ हो गए।
उन्होंने आंखें फैलाकर परिषद भवन में उमड़ती उत्तेजित भीड़ को देखा, जिनकी जलती हुई आंखें उन्हीं पर लगी थीं। फिर सहज शांत स्वर में स्थिर वाणी से कहा, मेरी पुत्री अम्बपाली के संबंध में वज्जी गणतंत्र के कानून के अनुसार गण सन्निपात ने जो निर्णय किया था, उसे जानकर मैंने 18 वर्ष की अवस्था तक उसका विवाह करना स्थगित कर दिया था। अब बीच ही में सामंत पुत्र चिल्ला उठे, स्थगित कर दिया था, इसका क्या अर्थ है? ये संदिग्ध बात है। सहस्त्रकंठ चिल्ला उठे, ये संदिग्ध बात है, हम स्पष्ट सुनना चाहते हैं। देवी अम्बपाली किसी एक पुरुष की पत्नी नहीं हो सकती। वो हमारी, हम सबकी है। हमारा उस पर समान अधिकार है और उसे हम शस्त्र के बल से भी प्राप्त करेंगे। गणपति सुनंद ने हाथ उठाकर कहा, आयुष्मान शांत होकर सुने, सन्निपात के कार्य में बाधा न दें। अभी भंते महानामन का वक्तव्य पूरा नहीं हुआ है, उन्हें पूरी बात कह लेने दीजिए। परिषद में फिर सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि महानामन के ऊपर जाकर जम गई। महानामन ने परिषद के बाहर भीतर दृष्टि फेंक कर आंख नीची कर ली और फिर कहा, भंतेगण, आज अम्बपाली 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी। वज्जी संघ के कानून के अनुसार अब वो स्वाधीन है और अपने प्रत्येक स्वार्थ के लिए उत्तरदात्री है। अतः आज से मैं उसका अभिभावक नहीं हूं। वो स्वयं ही परिषद को अपना मंतव्य देगी। संथागार का वातावरण फिर बड़े वेग से क्षुब्ध हो उठा। तरुण सामंत पुत्रों ने अपने खड्ग कोश से खींच लिए। बहुतों ने अपने अपने भालों को हवा में ऊंचा करके चीत्कार करना आरंभ कर दिया। सब लोग चिल्लाने लगे, विश्वासघात, विश्वासघात! भंते महानामन ने वज्जी संघ से विश्वासघात किया है, उन्हें इसका दंड मिलना चाहिए। बहुतों ने अपने पैर धरती पर पटक पटक कर और भाले हवा में हिला हिलाकर कहा, हमारे जीवित रहते अम्बपाली हमारी, हम सबकी है। वो वैशाली की नगर वधू है। संघ यदि अपने कर्तव्य पालन में ढील करेगा तो हम अपने भालों और खड्ग की तीखी धार के बल पर उसे कर्तव्य पालन करने पर विवश करेंगे। सहसा कोलाहल स्तब्ध हो गया, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। सब कोई चकित स्तंभित होकर परिषद के द्वार की ओर देखने लगे। एक अवगुंठनवती नारी वातावरण को सुरभित करती हुई और मार्ग में सुषमा फैलाती हुई आ रही थी। तरुणों का उद्धत भाव एक बारगी ही विलीन हो गया। सबने माया प्रेरित से होकर उसे मार्ग दिया। गण के सदस्य और अन्य जनपद उस अलौकिक मूर्ति को उत्फुल्ल होकर देखते रह गए। उसने वेदी के सम्मुख आकर ऊपर का अवगुंठन उतार डाला। अब वैशाली के जनपद ने पहली बार रूप की उस विभूति के दर्शन किए जो गत 3 वर्ष से संपूर्ण वैशाली जनपद की चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया था और जिसके लिए आज संपूर्ण जनपद में ऐसा भारी क्षोभ फैल रहा था। सहस्त्र सहस्त्र नेत्र उस रूप को देख अपलक रह गए। वाणी जड़ हो गई, अंग अचल हो गए। तरुणों के हृदय जोर जोर से धड़कने लगे। बहुतों की सांस की गति रुक गई। अम्बपाली की वो अलौकिक रूप माधुरी शरदचंद्र की पूर्ण विकसित कौमुदी की भांति संथागार के कोने कोने में फैल गई। उसके स्निग्ध प्रभाव से जैसे वहां की सारी उत्तेजना और उद्वेग शांत हो गया। अम्बपाली ने शुभ्र कौशेय धारण किया था। उसके जूड़ा ग्रथित केश कुंतल ताजे फूलों से गूथे गए थे। ऊपरी वक्ष खुला हुआ था। देह यष्टि जैसे किसी दिव्य कारीगर ने हीरे के समूचे अखंड टुकड़े से यत्नपूर्वक खोद कर गढ़ी थी। उससे तेज, आभा, प्रकाश, माधुर्य, कोमलता और सौरभ का अटूट झरना झर रहा था। इतना रूप, इतना सौष्ठव, इतनी अपूर्वता कभी किसी ने एक स्थान पर देखी नहीं थी। उसने कंठ में सिंघल के बड़े बड़े मोतियों की माला धारण की थी। कटी प्रदेश की हीरे जड़ी करधनी उसकी क्षीण कटी को पुष्ट नितंबों से विभाजित सी कर रही थी। उसके सुडौल गुल्फमणि खचित उपानत थे जिनके ऊपर पैजनियां चमक रही थीं, अपूर्व शोभा का विस्तार कर रहे थे। मानो वो संथागार में रूप, यौवन, मद, सौरभ को बिखेरती चली आती थी। जनपद लुटासा, मूर्छित सा, स्तब्ध सा खड़ा था। यही वो अम्बपाली थी जिसे पाने के लिए वैशाली का जनपद उन्मत्त होकर लोह की नदी बहाने के लिए तैयार हो गया था, जिसे एक बार देख पाने के लिए वर्षों से धन कुबेर सेठी पुत्रों तथा सामंत पुत्रों ने न जाने कितने यत्न किए थे, षड्यंत्र रचे थे। कितनों ने उसकी न जाने कितनी कल्पना मूर्तियां बनाई थी, जो वैशाली में ही गत 3 वर्षों से यत्नपूर्वक गुप्त करके रखी गई थी और
जिसे सर्वगुण विभूषिता करने के लिए वैशाली राज परिषद ने मनोस्वर्ण रत्न खर्च कर दिए थे। आज वैशाली का जनपद देख रहा था कि विश्व की यौवन श्री अम्बपाली की देह यष्टि में एकीभूत हो रही थी, जिसे देख जनपद स्तंभित, चकित और जड़ हो गया था। वो अपने को, जीवन को और जगत को भी भूल गया था। अम्बपाली जैसे सुषमा की संपदा को आंचल में भरे नीची दृष्टि किए वृद्ध महानामन के पार्श्व में आ खड़ी हुई। गणपति सुनंद ने कहा, भंते, देवी अम्बपाली अपना मत परिषद के सामने प्रकट करने आई हुई हैं। सब कोई उनका वक्तव्य सुने। एक बार गगनभेदी जयनाद से परिषद भवन हिल उठा। देवी अम्बपाली की जय, वैशाली की नगर वधू की जय, वैशाली जनपद कल्याणी की जय। अम्बपाली के होंठ हिले, जैसे गुलाब की पंखड़ियों को प्रातः समीर ने आंदोलित किया हो। वीणा की झंकार के समान उसकी वाणी ने संथागार में सुधावर्षण किया। भंते, आपके आदेश पर मैंने विचार कर लिया है। मैं वज्जी संघ के धिक्कृत कानून को स्वीकार करती हूं, यदि गण सन्निपात को मेरी शर्तें स्वीकार हों। वे शर्तें भंते गणपति आपको बता देंगे। परिषद भवन में मंद जनरव सुनाई दिया। एक अधेड़ सदस्य ने अपनी मूछों को दांतों से दबाकर कहा, क्या कहा? धिक्कृत कानून? देवी अम्बपाली, तुम ये वाक्य वापस लो। ये परिषद का घोर अपमान है। चारों ओर से आवाजें आने लगीं, ये शब्द वापस लो, धिक्कृत कानून शब्द अनुचित है। अम्बपाली ने सहज शांत स्वर में कहा, मैं सहस्त्र बार इस शब्द को दोहराती हूं। वज्जी संघ का ये धिक्कृत कानून वैशाली जनपद के यशस्वी गणतंत्र का कलंक है। भंते, मेरा अपराध केवल यही है कि विधाता ने मुझे ये अथाह रूप दिया। इसी अपराध के लिए आज मैं अपने जीवन के गौरव को लांछना और अपमान के पंख में डुबो देने को विवश की जा रही हूं। इसी से मुझे स्त्रीत्व के उन सब अधिकारों से वंचित किया जा रहा है जिन पर प्रत्येक कुलवधू का अधिकार है। अब मैं अपनी रुचि और पसंद से किसी व्यक्ति को प्रेम नहीं कर सकती, उसे अपनी देह और अपना हृदय अर्पण नहीं कर सकती। अपना स्नेह से भरा हृदय और रूप से लथपथ ये अधम देह लेकर अब मैं वैशाली की हाट में ऊंचे नीचे दाम में इसे बेचने बैठूंगी। आप जिस कानून के बल पर मुझे ऐसा करने को विवश कर रहे हैं, वो एक बार नहीं, लाख बार धिक्कृत होने योग्य है, जिसे आज ये स्त्रैण तरुण सामंत पुत्र अपने खड्ग की तीखी धार और भालों की नोक के बल पर अक्षुण और सुरक्षित रखा चाहते हैं, और ये सेठी पुत्र अपनी रत्न राशि जिस पर लुटाने को दृढ़ प्रतिज्ञ है। अम्बपाली ये कहकर रुकी। उसका अंग कांप रहा था और वाणी तीखी हो रही थी। परिषद भवन में सन्नाटा था। उसने फिर कहा, भंते, मैं अपना अभिप्राय निवेदन कर चुकी। यदि सन्निपात को मेरी शर्तें स्वीकार हों तो मैं अपना सतीत्व, स्त्रीत्व, मर्यादा, यौवन, रूप और देह आपके इस धिक्कृत कानून के अर्पण करती हूं। यदि आपको मेरी शर्तें स्वीकार न हो तो मैं नील पद्म प्रासाद में आपके वधिकों की प्रतीक्षा करूंगी। इतना कहकर उसने अवगुंठन से शरीर को आच्छादित किया और वृद्ध महानामन का हाथ पकड़कर कहा, चलिए। महानामन अम्बपाली के कंधे का सहारा लिए संथागार से बाहर हो गए। वैशाली का जनपद मूढ़ अवाक होकर देखता रह गया। 2. गण सन्निपात। जब तक रथ की घंटियों का घोष सुनाई देता रहा और रथ की ध्वजा दीख पड़ती रही, वैशाली का जनपद मार्ग पर उसी ओर मंत्र विमोहित सा देखता रह गया। अम्बपाली का वो अपूर्व रूप ही नहीं, उसका तेज, दर्प, साहस और दृढ़ता सब कुछ उन्हें अकल्पित दीख पड़ी। जो थोड़े से वाक्य अम्बपाली ने सभा में कहे, उनका सभी पर भारी प्रभाव पड़ा। कुछ लोग निरीह नारीत्व की इस कानूनी लांछना के विरोधी हो गए। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहना आरंभ किया कि कौन देवी अम्बपाली को बलात् नगर बधू बनाएगा? हम उसके रक्त से वसुंधरा को डुबो देंगे। निस्संदेह ये धिक्कृत कानून वैशाली जनपद और वज्जी संघ शासन का कलंक रूप है। ये स्वाधीन जनपद के अंत्यस्थल पर पराधीनता की कालीमा है। अंग बंग, कलिंग, चंपा, काशी, कोसल, ताम्रपर्णी और राजगृह, कहीं भी तो स्त्रीत्व का ऐसा बलात् अपहरण नहीं है। फिर वज्जियों का ये गणतंत्र ही क्या,
जहां नारी के नारित्व का इस प्रकार अपहरण हो, ये हमारी रक्षणीय कुलवधुओं, पुत्रियों और बहनों की प्रतिष्ठा और मर्यादा का घोर अपमान है। इसे हम सहन नहीं करेंगे। हम विद्रोह करेंगे समाज से, संघ से, अष्टकुल के गणतंत्र से और गण परिषद से। कुछ सामंतों ने अपने अपने खड्ग कोष से खींच लिए। चलती बार अम्बपाली जो शब्द कह गई थी, उससे उनके हृदय तीर से विद्ध पक्षी की भांति आहत हो गए थे। उन्होंने क्रूर स्वर में हथियार ऊंचे उठाकर कहा, अरे, वैशाली की जनपद कल्याणी देवी अम्बपाली नील पद्म प्रासाद में परिषद के वधिकों की प्रतीक्षा कर रही हैं। कौन उन्हें वध करने के लिए वधिकों को भेजता है, हम देखेंगे। हम अभी अभी उसके खंड खंड कर डालेंगे। हम इस संथागार का एक एक पत्थर धूल में मिला देंगे। कुछ सेठी पुत्र पागलों की भांति बक रहे थे, वज्जियों के इस गणतंत्र का नाश हो। हम राजगृह में जा बसेंगे। देवी अम्बपाली जिएं। हमारे धन और प्राण देवी अम्बपाली पर उत्सर्ग हैं। इस पर सबने उच्च स्वर में जय घोष किया। जय देवी अम्बपाली की जय। जनपद कल्याणी को अभय। परंतु बहुत से उद्धत तरुण सामंत पुत्र शस्त्र चमका चमकाकर और हवा में भाले उछाल उछाल कर अपने अश्व दौड़ाने लगे। वे कह रहे थे कि उसका वध वधिक नहीं कर सकते। हम उसके दिव्य देह का उपयोग चाहते हैं। हम उसकी शरद चंद्र की चांदनी के समान रूप सुधा का पान किया चाहते हैं। उसके अनिंद्य यौवन का आनंद लिया चाहते हैं। वो हमारी है, हम सब की है। वो वैशाली का प्राण, वैशाली की शोभा, वैशाली के जीवन की केंद्र स्थली है। वो वैशाली की नगर वधू है। उसकी वे शर्तें कुछ भी हों, हमें स्वीकार हैं। हम सर्वस्व देकर भी उसे प्राप्त करेंगे या स्वयं मर मिटेंगे। प्रतिहार और दंडधर परिषद की व्यवस्था स्थापना में असमर्थ हो गए। तब गणपति सुनंद ने खड़े होकर कहा, आयुष्मान, शांत होकर देवी अम्बपाली की शर्तों को सुने। उन पर अभी गण सन्निपात का छंद ग्रहण होगा। उन शर्तों की पूर्ति होने पर देवी अम्बपाली स्वेच्छा से नगरवधू होने को तैयार हैं। एक बार संथागार में फिर सन्नाटा छा गया, परंतु क्षण भर बाद ही बहुत से कंठ एक साथ चिल्ला उठे, कहिए भंते गणपति, वे शर्तें क्या हैं और कैसे उनकी पूर्ति की जा सकती है। गणपति ने कहा, सब आयुष्मान और भंते गण सुने। देवी की पहली शर्त यह है कि उसे रहने के लिए सप्तभूमि प्रासाद, 9 कोटि स्वर्ण भार, प्रासाद के समस्त साधन और वैभव सहित दिया जाए। गण सदस्य जड़ हो गए। नागरिक भी विचलित हुए। बहुत से राजवर्गीयों की भ्रुकुटियों में बल पड़ गए। महामात्य सुप्रिय ने क्रुद्ध होकर कहा, भंते ये असंभव है, ऐसा कभी नहीं हुआ। सप्तभूमि प्रासाद जम्बूद्वीप भर में अद्वितीय है। उसका वैभव और साधन एक राजतंत्र को संचालन करने योग्य है। उसका सौष्ठव ताम्रलिप्ति राजगृह, श्रावस्ती और चंपा के राजमहलों से बढ़ चढ़कर है। फिर 9 कोटि स्वर्ण भार? नहीं नहीं, 9 कोटि स्वर्ण भार देने पर वज्जी संघ का राजकोष ही खाली हो जाएगा। नहीं नहीं, ये शर्तें स्वीकार नहीं की जा सकती, किसी भांति भी नहीं, किसी भांति भी नहीं। उद्वेग से उनका वृद्ध शरीर कांपने लगा और वे हाँफते हाँफते बैठ गए। बहुत से सेठी पुत्र एक साथ ही बोल उठे, क्यों नहीं दिया जा सकता? राजकोष यदि रिक्त हो जाएगा तो हम उसे भर देंगे। अष्टकुल दूसरे प्रासाद का निर्माण कर सकता है। हम 100 कोटि स्वर्ण भार भी देने को प्रस्तुत हैं। सामंत पुत्रों ने अपने अपने भाले चमका चमका कर कहा, देवी अम्बपाली को सप्तभूमि प्रासाद, संपूर्ण साधना और वैभव तथा 9 कोटि स्वर्ण भार सहित दे दिया जाए। वो प्रासाद, वो वैभव वैशाली के जनपद का है। वो हमारा है, हम सबका है। हमने गर्म रक्त के मूल्य पर उसका निर्माण कराया है। जिस प्रकार अनुपम रूप यौवनश्री की अधिष्ठात्री देवी अम्बपाली हमारी हम सबकी है, उसी प्रकार अप्रतिम वैभव और सौष्ठव का आगार सप्तभूमि प्रासाद भी हमारा हम सबका है। वो अवश्य वैशाली के जनपद का साध्य क्रीड़ा स्थल होना चाहिए। गणपति ने खड़े होकर हाथ के इशारे से सबको चुप रहने को कहा। फिर कहा, भंतेगण, अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको देवी अम्बपाली की पहली शर्त स्वीकार है? यदि किसी को आपत्ति हो तो बोलें। सभा भवन में सब चुप थे। गणपति ने कहा, सब चुप हैं, मैं दूसरी बार पूछता हूं, और अब तीसरी बार भी। सब चुप हैं तो भंते, वज्जियों का ये सन्निपात देवी अम्बपाली की पहली शर्त स्वीकार करता है। सभा के बाहर भीतर हर्ष की लहर दौड़ गई।
एक बार फिर देवी अम्बपाली के जयनाद से संथागार गूंज उठा। गणपति ने कुछ ठहर कर कहा, भंते, अब देवी की शेष 2 शर्तें भी सुनिए। उसकी दूसरी शर्त यह है कि उसके आवास की दुर्ग की भांति व्यवस्था की जाए, और तीसरी ये कि उसके आवास में आने जाने वाले अतिथियों की जांच पड़ताल गणकाध्यक्ष न करें। गणपति के ये कहकर बैठते ही महाबलाधिकृत सुमन ने क्रोध से आसन पर पैर पटक कर कहा, भंते, ये तो आत्मघात से भी अधिक है। मैं कभी इसका समर्थन नहीं कर सकता कि देवी का आवास दुर्ग की भांति व्यवस्थित रहे। इसका तो स्पष्ट ये अर्थ है कि देवी अम्बपाली अलग ही अपनी सेना रखेंगी और नगर के कानून उसके आवास में रहने वालों पर लागू नहीं होंगे। सिंध विग्राहिक जयराज ने कहा, और उसके आवास में कौन आता जाता है? यदि इसकी जांच पड़ताल गणकाध्यक्ष न करेंगे तो निश्चय ही अम्बपाली का आवास शीघ्र ही षड्यंत्रकारी शत्रुओं का एक अच्छा खासा अड्डा बन जाएगा, और वे लोग निश्चिंतता से वैशाली ही में बैठकर वैशाली के गणतंत्र की जड़ उखाड़ने के सब प्रयत्न करते रहेंगे। और यदि कभी नगर रक्षक को किसी चोर या षड्यंत्रकारी के वहां रहने का संदेह होगा, तभी देवी की सेना राज्य की सेना के कार्य में बाधा डाल सकेगी, और यदि वो चोर कोई शत्रु, राजा या सम्राट हुआ, तो उसकी सेना को भीतर बाहर से पूरी सहायता प्राप्त हो जाएगी। भंते, मैं कहना चाहता हूं कि इस समय वैशाली का गणसंघ चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है। एक तरफ राजगृह के सम्राट बिंबसार उसे विषम लोचन से देखते हैं, दूसरी ओर मत्स्य, अंग, बंग, कलिंग, कोसल और अवंती के राजाओं की उस पर सदा वज्र दृष्टि बनी हुई है। वे सदा वैशाली के गणसंघ को ध्वस्त करने की ताक में रहते हैं। यदि हमने देवी अम्बपाली की ये 2 शर्तें स्वीकार कर ली तो निस्संदेह उसका आवास शत्रुओं के गुप्तचरों का एक केंद्र बन जाएगा, और हमारे घर में एक ऐसा छिद्र हो जाएगा जिससे हम वैशाली जनपद की रक्षा नहीं कर सकेंगे। संथागार से बाहर भीतर फिर विषम कोलाहल हुआ, परंतु गणनायक सुनंद के खड़े होते ही सब चुप हो गए। गणपति ने कहा, भंते, अम्बपाली जैसी गुण गरिमापूर्ण जनपद कल्याणी के लिए जनपद को कुछ बलिदान तो करना ही होगा। इस समय जबकि वैशाली का जनपद पद पद पर शत्रुओं से घिरा है, हमें छोटी छोटी बातों पर गृह कलह नहीं करनी चाहिए। मैं अपने तरुण सामंत पुत्रों से, जो बार बार अपने खड्ग और भाले चमका चमका कर बात बात पर रोष प्रकट करते हैं, ये कहना चाहता हूं कि वो समय आ रहा है जब उनके बाहुबल और शस्त्रों की परीक्षा होगी, जिन पर उन्हें इतना गर्व है, पर हमें अपनी शक्ति शत्रु पर ही लगानी चाहिए। गृह कलह से आपस में टकराकर नष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए गण सन्निपात से मैं अनुरोध करूंगा कि वो देवी की दूसरी शर्त स्वीकार कर ले। तीसरी शर्त की बात यह है कि जब कभी देवी के आवास की जांच करने की आवश्यकता समझी जाए तो उसे 1 सप्ताह पहले इसकी सूचना दे देनी चाहिए। सभा भवन में सन्नाटा हो रहा। गणपति कुछ देर को चुप रहकर बोले, भंतेगण सुने, जैसा मैंने प्रस्ताव किया है, देवी अम्बपाली की दूसरी शर्त ज्यों की त्यों और तीसरी प्रस्तावित संशोधन के साथ स्वीकार कर ली जाए। इस पर जो सहमत हों वे चुप रहें, जो असहमत हों वे बोलें। सब कोई चुप रहे। गणपति ने कहा, सब चुप हैं। अब मैं दूसरी बार और तीसरी बार भी पूछता हूं, जिन्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार हो वे चुप रहें। साधु भंते, सब चुप हैं तो तीसरी शर्त थोड़े संशोधन के साथ स्वीकार करके देवी अम्बपाली की 3 शर्तें अष्टकुल का गण सन्निपात स्वीकार करता है। मैं भी अभी नील पद्म प्रासाद में देवी अम्बपाली से मिलकर सब बातें तय करने जाता हूं, और कल इसके निर्णय की घोषणा कर दी जाएगी। आज संघ का कार्य समाप्त होता है। गणपति के आसन त्यागते ही एक बार तीव्र कोलाहल से संथागार का भवन गूंज उठा, और सामंत पुत्र तथा नागरिक भांति भांति की बातें करते परिषद भवन से लौटे। 3. नीलपद्म प्रासाद। नीलपद्म प्रासाद नीलपद्म सरोवर के बीचों बीच बना था। प्रासाद का बाहरी घेरा और फर्श मत्स्य देश के श्वेतमरमर का था, किंतु उसकी दीवारों पर ऊपर से नीचे तक विविध रंगीन रत्नों की पच्चीकारी हो रही थी। बाहरी प्रांगण से प्रासाद तक एक प्रशस्त किंतु सुंदर पुल था, जिसके दोनों ओर स्वर्ण दंड लगे थे। नीलपद्म सरोवर का जल वास्तव में नीलमणि के समान स्वच्छ और चमकीला था, और उसमें पारस्य देश से यत्नपूर्वक लाए हुए बड़े बड़े नीलपद्म सदा खिले रहते थे। सरोवर के बीच बीच में
कृत्रिम निवास बनाए गए थे। इन पक्षियों का कलरव, निर्मल जल में नील पद्मों की शोभा और उस पर प्रासाद की कांपती हुई परछाई देखते ही बनती थी। परिषद की अतिथि रूप देवी अम्बपाली इसी प्रासाद में आजकल निवास कर रही थी। सरोवर के तट पर एक स्वच्छ मरमर की वेदी पर देवी अम्बपाली विष्णुवदना बैठी संध्या काल में सुदूर एक क्षीण तारे को एकटक देख रही थी। अनेक प्रकार के विचार उसके मन में उदय हो रहे थे। वो सोच रही थी, अपना भूत और भविष्य। एक द्वंद्व उसके भीतर तक चल रहा था। आज से 7 वर्ष पूर्व एक 11 वर्ष की बालिका के रूप में जब उसने वैशाली की पौर में संध्या के बढ़ते हुए अंधकार में पिता की उंगली पकड़कर प्रवेश किया था, उसने नवीन जीवन, नवीन चहल पहल, नवीन भाव देखे थे। नायक चंद्रमणि की कृपा से उसके पिता को उसकी नष्ट संपत्ति और त्यक्त पद मिल गया था और अब उसके उद्ग्रीव यौवन और विकसित जीवन की क्रीड़ा के दिन थे। सब वैभव से प्राप्त थे। भाग्य उसके साथ असाधारण खेल खेल रहा था। जो बालिका एक दिन 6 दम्म के कंचुक के लिए लालायित हो गीली आंखों से पिता से याचना कर चुकी थी, आज जीवन के ऐसे संघर्ष में आ पड़ी थी जिसकी कदाचित ही कोई युवती संभावना कर सकती है। वैशाली का जनपद आज उसके लिए क्षुब्ध था और अष्टकुल के एक महासंकट को टालने की शक्ति केवल उसी में थी। एक दिन उसके अज्ञात में धृष्टतापूर्वक जिस हर्षदेव ने उसके पिता से उसके संबंध में उपहास किया था, उसी हर्षदेव की प्रणय अभिलाषा उसने एक बार अपनी कच्ची मति में आंखों में हंसकर स्वीकार कर ली थी। उस स्वीकृति में कितना विवेक और कितना अज्ञान था, इसका विश्लेषण करना व्यर्थ है। परंतु जब उन दोनों के बूढ़े पिता पुरातन मैत्री और नवीन कृतज्ञता के पाश में बंधकर उनके विवाह का वचन दे चुके, तब से वो हर्षदेव को आंखों में हाँ और होठों में ना भरकर कितनी बार तंग कर चुकी थी। इसके इतिहास पर अनायास ही उसका ध्यान जा पहुंचा। उसकी अप्रतिम रूप राशि को वैशाली के जनपद से छिपाने के सभी प्रयत्न, सभी सतर्कता व्यर्थ हुई। प्रभात की धूप की भांति उसके रूप की ख्याति बढ़ती ही गई और अंततः वो वैशाली के घर घर की चर्चा की वस्तु बन गई। तब से कितने सामंत पुत्रों ने अयाचित रूप से उसके लिए द्वंद्व युद्ध किए, कितने सेठी पुत्रों ने उसे एक बार देख पाने भर के लिए हीरा मोती रत्न और स्वर्ण राशि जिस तिस को दी, पर अम्बपाली को जनपद में कोई देख न सका। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए, अम्बपाली के रूप की सैकड़ों काल्पनिक कहानियां वैशाली के घर घर कही जाने लगीं और इस प्रकार अम्बपाली वैशाली जनपद की चर्चा का मुख्य विषय बन गई। फिर एक दिन जब महानामन ने अम्बपाली के वाग्दान की अनुमति नायक चंद्रमणि के पुत्र हर्षदेव के साथ करने की गण से मांगी, तो संथागार में एक हंगामा उठ खड़ा हुआ और गणपति द्वारा आज्ञापत्र जारी करके महानामन को विवश किया गया कि जब तक अम्बपाली वयस्क न हो जाए वो उसका विवाह न करें, और महानामन को प्रतिज्ञा लिखनी पड़ी कि वो अम्बपाली का विवाह तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वो 18 वर्ष की नहीं हो जाती। 18 वर्ष की आयु होने पर उसे संथागार में उपस्थित करेंगे। उस बात को आज 3 वर्ष बीत गए। इन 3 वर्षों में जनपद ने खुल्लम खुल्ला अम्बपाली को जनपद कल्याणी कहना आरंभ कर दिया और गणतंत्र पर जोर दिया कि वो उसे नगर वधु घोषित कर देने का आश्वासन अभी दे। यह आंदोलन इतना उग्र रूप धारण कर गया कि अष्टकुल के गणपति को अम्बपाली और महानामन को गणसंघ के समक्ष प्रत्युत्तर के लिए संथागार में उपस्थित करने को बाध्य होना पड़ा। अम्बपाली ने अपने उस नए जीवन के संबंध में, जिसमें वैशाली का जनपद उसे डालना चाहता था, जब कल्पना की तो वो सहम गई। हर्षदेव के प्रति प्रेम नहीं तो स्नेह उसे था। कुलवधु होने पर वही स्नेह बढ़कर प्रेम हो जाता है। अब एक ओर उसके सामने कुलवधु की अस्पष्ट धुंधली आकृति थी और दूसरी ओर नगरवधु बनकर सर्वजन भोग्य होने का चित्र था। दोनों ही चीजें उसके लिए अज्ञात थीं। उसकी कल्पनाएं बाल सुलभ थीं। वो भावुक थी,
उसका स्वभाव आग्रही था और जीवन आशामय। एक ओर बंधन और दूसरी ओर उन्मुक्त जीवन। एक ओर एक व्यक्ति को मध्य बिंदु बनाकर आत्मार्पण करने की भावना थी, दूसरी ओर विशाल वैभव, उत्सुक जीवन और महाविलास की मूर्ति थी। उसका विकसित साहसी हृदय द्वंद्व में पड़ गया और उसने अपनी 3 शर्तें परिषद में रख दी। उसने सोचा, जब कानून की मर्यादा पालन करनी ही है तो फिर जीवन को वैभव और अधिकार की चोटी पर पहुंचाना ही चाहिए, और वैशाली के जिस जनपद ने उसे इस ओर जाने को विवश किया है उसे अपने समर्थ चरणों से रौंद रौंद कर दलित करना चाहिए। विचारों की उत्तेजना के मारे उसका वक्षस्थल लोहार की धौंकनी की भांति उठने बैठने लगा। उसने दांतों में होंठ दबाकर कहा, मैं वैशाली के स्त्रीण पुरुषों से पूरा बदला लूंगी। मैं अपने स्त्रीत्व का पूरा सौदा करूंगी। मैं अपनी आत्मा का हनन करूंगी और उसकी लोथ इन लोलुप गिद्धों को इन्हीं की प्रतिष्ठा और मर्यादा के दामों पर बेचूंगी। धीरे धीरे पूर्ण चंद्र का प्रकाश आकाश में फैल गया और भी तारे आकाश में उदय हुए। उन सब का प्रतिबिंब नील पद्म सरोवर के निर्मल जल की लहरों पर थिरकने लगा। अम्बपाली सोचने लगी, आह, मैं इस प्रकार अपने मन को चंचल न होने दूंगी। मैं दृढ़तापूर्वक जीवन युद्ध करूंगी और उसमें विजय प्राप्त करूंगी। यही सब बातें अम्बपाली सोच रही थी। शुभ्र चंद्र की ज्योत्सना में शुभ्र वसन भूषिता, शुभ्र वर्णा, शुभानना अम्बपाली उस स्वच्छ शुभ्र शिलाखंड पर बैठ मूर्तिमती ज्योत्सना मालूम हो रही थी। उसका अंतर्द्वंद्व अथाह था और वो बाह्य जगत को भूल गई थी। इसी से जब मदलेखा ने आकर नम्रतापूर्वक कहा, देवी की जय हो, गणपति आए हैं और द्वार पर खड़े अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब वो चौंक उठी। उसने भ्रुकुटी चढ़ाकर कहा, उन्हें यहां ले आ। वो प्रस्तर पीठ पर सावधान होकर बैठ गई। गणनायक सुनंद ने आकर कहा, देवी अम्बपाली प्रसन्न हो, मैं वज्जी संघ का संदेश लाया हूं। तो आपके वधिक कहाँ हैं? उनसे कहिए कि मैं तैयार हूं। वैशाली जनपद के ये हिंस्र नर पशु किस प्रकार हनन किया चाहते हैं? वे तुम्हारा शरीर चाहते हैं। वो तो उन्हें अनायास ही मिल जाएगा। जीवित शरीर चाहते हैं, सस्मित शरीर। देवी अम्बपाली, वज्जी संघ ने तुम्हारी शर्तें स्वीकार कर ली हैं, केवल अंतिम शर्त। अंतिम शर्त क्या? अम्बपाली ने उत्तेजना से कहा, क्या वे उसे अस्वीकार करेंगे? मैं किसी भी प्रकार अपनी शर्तों की अवहेलना सहन न करूंगी। वृद्ध गणपति ने कहा, देवी अम्बपाली, तुम रोष और असंतोष को त्याग दो। तुम्हें सप्तभूमि प्रासाद समस्त वैभव और साधन सहित और 9 कोटि स्वर्ण भार सहित मिलेगा। तुम्हारा आवास दुर्ग की भांति सुरक्षित रहेगा, किंतु यदि तुम्हारे आवास के आगंतुकों की जांच की कभी आवश्यकता हुई तो उसकी 1 सप्ताह पूर्व तुम्हें सूचना दे दी जाएगी। अब तुम अदृष्ट की नियति को स्वीकार करो। देवी अम्बपाली, महान व्यक्तित्व की सदैव सार्वजनिक स्वार्थों पर बलि होती है। आज वैशाली के जनपद को अपने ही लोहू में डूबने से बचा लो। अम्बपाली ने उत्तेजित हो कहा, क्यों, किस लिए? जहां स्त्री की स्वाधीनता पर हस्तक्षेप हो, उस जनपद को जितनी जल्दी लोहू में डुबोया जाए उतना ही अच्छा है। मैं आपके वधिकों का स्वागत करूंगी, पर अपनी शर्तों में तनिक भी हेर फेर स्वीकार न करूंगी। भले ही वैशाली का ये स्त्रैण जनपद कल की जगह आज ही लोहू में डूब जाए, परंतु ये अत्यंत भयानक है। देवी अम्बपाली, तुम ऐसा कदापि नहीं करने पाओगी। तुम्हें वैशाली के जनपद को बचाना होगा। अष्टकुल के स्थापित गणतंत्र की रक्षा करनी होगी। ये जनपद तुम्हारा है, तुम उसकी एक अंग हो। कहो, तुम अपना प्राण देकर उसे बचाओगी? मैं अभी प्राण देने को तैयार हूं। आप वधिकों को भेजिए तो। गणपति ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम चिरंजीवनी हो देवी अम्बपाली, तुम अमर हो। जनपद की रक्षा का भार स्त्री पुरुष दोनों पर ही है। पुरुष सदैव इस पर अपनी बलि देते आए हैं, स्त्रियों को भी बलि देनी पड़ती है। तुम्हारा ये दिव्य रूप, ये अनिंद सौंदर्य, ये विकसित यौवन, ये तेज, ये दर्प, ये व्यक्तित्व स्त्रीत्व के नाम पर किसी एक नगण्य व्यक्ति के दासत्व में क्यों सौंप दिया जाए? तुम्हारी जैसी असाधारण स्त्री क्यों एक पुरुष की दासी बने? यही क्यों धर्म है देवी अम्बपाली?
समय पाकर रूढ़ियां ही धर्म का रूप धारण कर लेती हैं और कापुरुष उन्हीं की लीक पीटते हैं। स्त्री अपना तन मन प्रचलित रूढ़ी के आधार पर एक पुरुष को सौंपकर उसकी दासी बन जाती है और अपनी इच्छा अपना जीवन उसी में लगा देती है। वो तो साधारण जीवन है, पर देवी अम्बपाली, तुम असाधारण स्त्री रत्न हो। तुम्हारा जीवन भी असाधारण ही होना चाहिए। तो इसीलिए वैशाली का राष्ट्र मेरी देह को आक्रांत किया चाहता है, क्यों? अम्बपाली ने होठ चबाकर कहा। इसीलिए? वृद्ध गणपति ने स्थिर मुद्रा में कहा। देवी अम्बपाली, वैशाली का जनपद अप्रतिम सप्तभूमि प्रासाद, 9 कोटि स्वर्णभार और प्रासाद की सब सज्जा, रत्न, वस्त्र और साधन तुम्हें दे रहा है। तुम्हें दुर्ग में सम्राट की भांति शासक रहने की प्रतिष्ठा दे रहा है। ये सब प्रतिष्ठा है देवी अम्बपाली, जो आज तक वज्जी संघ के अष्टकुलों में से किसी गण को, यहां तक कि गणपति को भी प्राप्त नहीं हुई। अब और तुम चाहती क्या हो? तो ये मेरा मूल्य ही है ना। इसे लेकर मैं देह वैशाली जनपद के अर्पण कर दूं। आप यही तो कहने आए हैं। निस्संदेह मेरे आने का यही अभिप्राय है देवी अम्बपाली, किंतु अभी जो तुम्हें अटूट संपदा मिल रही है, यही तुम्हारा मूल्य नहीं है। ये तो उसका एक क्षुद्र भाग है। विश्व की बड़ी बड़ी संपदाएं और बड़े बड़े सम्राटों के मस्तक तुम्हारे चरणों पर आ गिरेंगे। तुम स्वर्ण, रत्न, प्रतिष्ठा और श्री से लद जाओगी। इस सौभाग्य को, इस अवसर को मत जाने दो देवी अम्बपाली। तो आप ये एक सौदा कर रहे हैं, किंतु यदि मैं कहूं कि मैं अपनी देह का सौदा नहीं करना चाहती, मैं हृदय को बाजार में नहीं रख सकती, तब आप क्या कहेंगे? अम्रपाली ने वक्र दृष्टि से वृद्ध गणपति को देखकर कहा। गणपति ने संयत स्वर में कहा, मैं केवल सौदा ही नहीं कर रहा हूं देवी, मैं तुमसे कुछ बलिदान भी चाहता हूं, जनपद कल्याण के नाते। सोचो तो, इस समय वैशाली का जनपद किस प्रकार चारों ओर से संकट में घिरा हुआ है। शत्रु उसे ध्वस्त करने का मौका ताक रहे हैं, और अब तुम ही एक ऐसी केंद्रित शक्ति बन सकती हो जिसके संकेत पर वैशाली जनपद के सेठी पुत्रों और सामंत पुत्रों की क्रियाशक्ति अवलंबित होगी। तुम ही उनमें आशा, आनंद, उत्साह और उमंग भर सकोगी। तुम ही इन तरुणों को एक सूत्र में बांध सकोगी। वैशाली के तरुण तुम्हारे एक संकेत से, एक स्निग्ध कटाक्ष से वो कार्य कर सकेंगे जो अष्टकुल का गणसंघ तथा संथागार के संपूर्ण राजपुरुष मिलकर भी नहीं कर सकते। वृद्ध गणपति इतना कहकर घुटनों के बल धरती पर झुक गए। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, देवी अम्बपाली, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में एक ज्वाला जल रही है, परंतु देवी, तुम वैशाली के स्वतंत्र जनपद को बचा लो, नहीं तो वो गृह कलह करके अपने ही रक्त में डूब कर मर जाएगा। वो आज तुम्हारे जीवित शरीर की बलि चाहता है, वो उसे तुम दो। मैं समस्त बच्चियों के जनपद की ओर से तुमसे भीख मांगता हूं। अम्बपाली उठ खड़ी हुई। उसने कहा, उठिए भंते गणपति। वो सीधी तनकर खड़ी हो गई। उसके नथने फूल उठे, हाथों की मुट्ठियां बंध गई। उसने कहा, आइए आप, वैशाली के जनपद को संदेश दे दीजिए कि मैंने उस धिक्कृत कानून को अंगीकार कर लिया है। आज से अम्बपाली कुलवधू की सब मर्यादाएं, सब अधिकार त्याग कर वैशाली की नगर वधू बनना स्वीकार करती है। वृद्ध गणपति ने कांपते हुए दोनों हाथ ऊंचे उठाकर कहा, आयुष्मती हो देवी अम्बपाली, तुम धन्य हो, तुमने वैशाली के जनपद को बचा लिया। उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और वे नीची गर्दन करके धीरे धीरे वहां से चले गए। अम्बपाली कुछ देर तक टकटकी लगाए उस आहत वृद्ध राजपुरुष को देखती रही। फिर वो उसी स्फटिक शिलापीठ पर, उसी धवल चंद्र की ज्योत्सना में, उसी स्तब्ध शीतल रात में दोनों हाथों में मुंह ढांपकर, औंधे मुंह गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। नील पद्म सरोवर की आंदोलित तरंगों में कंपित चंद्रबिंब ही इस दलित द्रवित हृदय के करुण रुदन का एकमात्र साक्षी था। 4. मंगल पुष्करणी अभिषेक। वैशाली की मंगल पुष्करणी का अभिषेक वैशाली जनपद का सबसे बड़ा सम्मान था। इस पुष्करणी में स्नान करने का जीवन में एक बार सिर्फ उस लिच्छवी को अधिकार मिलता था
जो गण संस्था का सदस्य निर्वाचित किया जाता था। उस समय बड़ा उत्सव समारोह होता था और उस दिन गण नक्षत्र मनाया जाता था। ये पुष्करणी उस समय बनाई गई थी जब वैशाली प्रथम बार बसाई गई थी। उसमें लिच्छवियों के उन पूर्वजों के शरीर की पूत गंध होने की कल्पना की गई थी जिन्हें आर्यों ने व्रात्य करके बहिष्कृत कर दिया था और जिन्होंने अपनी भुजबल से अष्टकुल की स्थापना की थी। इस समय लिच्छवियों के अष्टकुल के 999 सदस्य ही ऐसे थे जिन्हें इस पुष्करणी में स्नान करने की प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। अन्य लिच्छवी भी इसमें स्नान नहीं कर सकते थे। औरों की तो बात ही क्या, बहुत बार आर्य सम्राटों और उनकी राजमहिषियों ने इस पुष्करणी में स्नान करने के लिए वैशाली पर चढ़ाई की, परंतु हर बार उन्हें लिच्छवी तरुणों के बाणों से विद्ध होकर भागना पड़ा। इस पुष्करणी पर सदैव नंगी तलवारों का पहरा रहता था और उस पर तांबे का एक जाल बिछा हुआ था। कोई पक्षी भी उसमें चोंच नहीं डुबो सकता था। यदि कोई चोरी छिपे इस पुष्करणी में स्नान करने की चेष्टा करता तो उसे निश्चय ही प्राणदंड मिलता था। ये पुष्करणी छोटी सी किंतु अति स्वच्छ और मनोरम थी। इसके चारों ओर श्वेत संगमरमर के घाट और सीढ़ियां बनी थीं। स्थान स्थान पर छत्र और अलिंद बने हुए थे जिन पर खुदाई और पच्चीकारी का अति सुंदर काम किया हुआ था। पुष्करणी का जल इतना निर्मल था कि उसके तल की प्रत्येक वस्तु स्पष्ट दिख पड़ती थी। उसमें अनेक रंगों के बड़े बड़े कमल खिले थे। समय समय पर उसका जल बदलकर तल साफ कर दिया जाता था। पुष्करणी में संध्या समय बहुत सी रंग बिरंगी मछलियां क्रीड़ा किया करती थीं। पुष्करणी के चारों ओर जो कमल वन था उसकी शोभा अनोखी मोहनी शक्ति रखती थी। अम्बपाली लिच्छवी थी और वैशाली की जनपद कल्याणी का पद उसे मिला था। उसे विशेषाधिकार के तौर पर वैशाली के जनपद ने ये सम्मान दिया था। 3 दिन से इस अभिषेक महोत्सव की धूम वैशाली में मची थी। उस दिन अम्बपाली शोभा यात्रा बनाकर पहली बार सार्वजनिक रूप में वैशाली के नागरिकों के सामने अनवगुंठनवती होकर निकलने वाली थी। उसे देखने को वैशाली का जनपद अधीर हो गया था। नागरिकों ने विविध रंग की पताकाओं से अपने घर, वीथी, हाट और राजमार्ग सजाए थे। मंगल पुष्करणी पर फूलों का अनोखा श्रृंगार किया गया था। कदाचित उस दिन वैशाली जनपद की संपूर्ण कुसुम राशि वहीं आ जुटी थी। 3 दिन से गण नक्षत्र घोषित किया गया था और सब कोई आनंद उत्सव मना रहे थे। पहर दिन चढ़े उस मनोरम वसंत के प्रभात में नील पद्म प्रासाद से देवी अम्बपाली की शोभा यात्रा चली। उसका विमान विविध वर्ण के फूलों से बनाया गया था। उस पर देवी अम्बपाली केवल अंतर्वास और उत्तरीय पहने लज्जावनत मुख बैठी निराभरण होने के कारण तारकहीन उषा की सुषमा धारण कर रही थी। वो फूलों के ढेर में एक सजीव पुष्प गुच्छ सी प्रतीत हो रही थी। लज्जा और संकोच से जैसे उसकी आंखें झुकी जा रही थीं। उसका मुंह रह रहकर लाल हो रहा था। उसकी सुडौल शुभ्र ग्रीवा, उज्ज्वल उन्नत वक्ष और लहराते हुए चिक्कण कुंतल, उसमें गुथे हुए ताजे विविध रंगों के कुसुम, इन सब की शोभा अपार थी। शोभा यात्रा में आगे वाद्य बज रहे थे। उसके पीछे हाथियों पर ध्वज पताका और निशान थे। उसके पीछे उज्ज्वल परिधान पहने दासियां स्नान और पूजन की सामग्री लिए चल रही थीं। इसके पीछे अम्बपाली का कुसुम विमान था। उसे घेरकर वैशाली के सामंत पुत्र और सेठी पुत्र अम्बपाली पर पुष्पगंध की वर्षा करते चल रहे थे। नगरजन अपने अपने मकानों से पुष्पगंध फेंक रहे थे। चारों ओर रंगीन पताकाएं ही पताकाएं चमक रही थीं। सबसे पीछे नागरिक जन चल रहे थे। पुष्करणी के अंतर्द्वार के इधर ही सब लोग रोक दिए गए। केवल सेठी पुत्र और सामंत पुत्र ही भीतर कमल वन में आ सके। इसके बाद घाट पर उन्हें भी रोक दिया गया। केवल गण सदस्य ही वहां जा पाए। शोभा यात्रा रुक गई। लोग जहां तहां वृक्षों की छाया में बैठकर गप्पे हाँकने लगे। पुष्करणी के घाट पर खड्गधारी भट्ट पंक्तियां बांधकर खड़े थे। उन सबकी पीठ पुष्करणी की ओर थी। गणपति ने हाथ का सहारा देकर अम्बपाली को विमान से उतारा और धीरे धीरे उसे पुष्करणी की सीढ़ियों पर से उतारकर जल के निकट तक ले गए। फिर उन्होंने पुष्करणी का पवित्र जल हाथ में लेकर अम्बपाली की अंजलि में दिया और कहा,
कहो देवी अम्बपाली, मैं वज्जी संघ के अधीन हूं। अम्बपाली ने ऐसा ही कहा। तब गणपति उसे जल में और एक सीढ़ी उतारकर घुटनों तक पानी में खड़े होकर बोले, कहो देवी अम्बपाली, मैं वैशाली के जनपद की हूं। अम्बपाली ने ऐसा ही कहा। गणपति ने अब कमर तक जल में घुसकर कहा, कहो देवी अम्बपाली, क्या तुम लिच्छिवियों की 7 मर्यादाओं का पालन करोगी? अम्बपाली ने मृदुकंठ से स्वीकृति दी। तब गणपति ने उच्च स्वर से पुकार कर कहा, भंते आयुष्मान सब कोई सुने, मैं अष्टकुल के वज्जी तंत्र की ओर से घोषित करता हूं कि देवी अम्बपाली वैशाली की जनपद कल्याणी हैं। वे आज वैशाली की नगरवधु घोषित की गईं। उन्होंने सुगंधित तेल से अम्बपाली के सिर पर अभिषेक किया और फिर उसका मस्तक चूमा। इसके बाद वे जल से बाहर निकल आए। गण सदस्यों ने गंध पुष्प अम्बपाली पर फेंके। सामंत पुत्र और सेठी पुत्र हर्षनाद करने लगे। अम्बपाली ने 3 डुबकियां लगाईं। महीन अंतर्वासक उसके स्वर्ण गात्र से चिपक गया। उसका अंग सौष्ठव स्पष्ट दीख पड़ने लगा। केश राशि से मोतियों की बूंद के समान जल बिंदु टपकने लगे। पुष्करणी से अम्बपाली बाहर निकल आई। विविध वाद्य बजने लगे। दासियों ने उसे नए अंतर्वासक और उत्तरीय पहनाए। केशों को झाड़कर हवा में फैला दिया। भांति भांति के गंधमाल्य पहनाए गए। तरुणों ने अम्बपाली पर गंध पुष्प और अंगराग की वर्षा कर दी। फिर अम्बपाली को पारस्य देश के सुंदर बिछावन पर बैठाया गया। अब गणभोज प्रारंभ हुआ। गण के प्रत्येक सदस्य ने अम्बपाली की पत्तल से कुछ खाया। नील गाय, सूअर, पक्षियों के मांस निद्रुम आग पर भून भून कर अम्बपाली के सम्मुख ढेर किए जा रहे थे। मैरेई के घट भर भर कर उसके चारों ओर एकत्र हो रहे थे। अम्बपाली की दासियां उनमें पात्र भर भर कर तरुणों को और गण सदस्यों को दे रही थीं। वे लोग हंस हंसकर अम्बपाली की कल्याण कामना कर करके स्वच्छंदता से खा पी रहे थे। अंत में अम्बपाली रथ में सवार होकर सप्तभूमि प्रासाद की ओर चली। साथ ही संपूर्ण गण सदस्य सामंत पुत्र और सेठी पुत्र एवं नागरिक थे। सप्तभूमि प्रासाद की सिंहपौर पर शोभा यात्रा के पहुंचते ही प्रासाद की प्राचीर पर से सैकड़ों तूर्रे बजाए गए। प्रासाद पाल ने उपस्थित होकर अश्व और खड्ग निवेदन किया। अम्बपाली ने रथ त्याग खड्ग छुआ और अश्व पर सवार होकर प्रासाद में चली गई। वैशाली का जनपद विविध वार्तालाप करता अपने अपने घर लौटा। 5. पहला अतिथि। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। पूर्वाकाश की पीत प्रभा पर शुक्र नक्षत्र हीरे की भांति दिप रहा था। सप्तभूमि प्रासाद के प्रहरीगण अलसाई उनींदी आंखों को लिए विश्राम की तैयारी में थे। एक आध पक्षी जग गया था। एक तरुण धूली धूसरित मलिन वेश अर्धविक्षिप्त अवस्था में धीरे धीरे प्रासाद के बाहरी तोरण पर आ खड़ा हुआ। प्रहरी ने पूछा, कौन है? मैं देवी अम्बपाली से मिलना चाहता हूं। अभी देवी अम्बपाली शयन कक्ष में है। ये समय उनसे मिलने का नहीं है। अभी तुम जाओ। मैं नहीं जा सकता। देवी के जागने तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। ये कह वो प्रहरी की अनुमति लिए बिना वहीं तोरण पर बैठ गया। प्रहरी ने क्रुद्ध होकर कहा, चले जाओ तरुण, यहां बैठने की आज्ञा नहीं है। देवी से संध्याकाल में मिलना होता है, इस समय नहीं। कुछ हर्ज नहीं, मैं संध्याकाल तक प्रतीक्षा करूंगा। नहीं नहीं भाई, चले जाओ तुम, यहां विक्षिप्तों के प्रवेश का निषेध है। मुझे अनुमति मिल जाएगी मित्र, मैं वैसा विक्षिप्त नहीं हूं। प्रहरी क्रुद्ध होकर बलपूर्वक उसे हटाने लगा तो तरुण ने खड्ग खींच लिया। प्रहरी ने सहायता के लिए सैनिकों को पुकारा। इतने ही में ऊपर से किसी ने कहा, इन्हें आने दो प्रहरी। प्रहरी और आगंतुक दोनों ने देखा, स्वयं देवी अम्बपाली अलिंद पर खड़ी आदेश दे रही हैं। प्रहरी ने देवी का अभिवादन किया और पीछे हट गया। तरुण तीनों प्रांगण पार करके ऊपर शयन कक्ष में पहुंच गया। अम्बपाली ने पूछा, रात भर सोए नहीं हर्षदेव? तुम भी तो कदाचित जगती ही रहीं देवी अम्बपाली। मेरी बात छोड़ो, परंतु तुम क्या रात रात भर भटकते रहे हो? कहीं चैन नहीं मिला। ये हृदय जल रहा है, ये ज्वाला सही नहीं जाती। अब एक तुम्हारा ही हृदय जल रहा है हर्षदेव, परंतु यदि ये सत्य है तो इसी ज्वाला से वैशाली के जनपद को फूंक दो।
ये भस्म हो जाए। तुम बेचारे यदि अकेले जलकर नष्ट हो जाओगे तो उससे क्या लाभ होगा? परंतु अम्बपाली, तुम क्या एक बारगी ही ऐसी निष्ठुर हो जाओगी? क्या इस आवास में तुम मुझे आने की अनुमति नहीं दोगे? मैं तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे, जीऊंगा कैसे? आओगे तुम इस आवास में? यदि तुम में इतना साहस हो तो आओ और देखो कि तुम्हारी वाग्दत्ता पत्नी से वैशाली के तरुण सेठी पुत्र और सामंत पुत्र किस प्रकार प्रेम प्रदर्शन करते हैं, और वो किस कौशल से हृदय के एक एक खंड का क्रय विक्रय करती है। देखोगे तुम? देख सकोगे? तुम्हें मना ही किस बात की है? ये तो सार्वजनिक आवास है, यहां सभी आएंगे, तुम भी आना। परंतु इस प्रकार दीनहीन पागल की भांति नहीं। दीनहीन पुरुष का इस आवास में प्रवेश निषिद्ध है। तुम्हें ये न भूल जाना चाहिए कि ये वैशाली की नगर वधु देवी अम्बपाली का आवास है। जैसे और सब आते हैं उसी भांति आओ तुम, सज धज कर, हीरे मोती स्वर्ण बखेरते हुए, होठों पर हास्य और पलकों पर विलास का नृत्य करते हुए। सबको देवी अम्बपाली से प्रेमाभिनय करते देखो। तुम भी वैसा ही प्रेमाभिनय करो, हंसो, बोलो, शुल्क दो, और फिर छूछे हाथ, शून्य हृदय अपने घर चले जाओ। फिर आओ और फिर आओ। जब तक पद मर्यादा शेष रहे, जब तक हाथ में स्वर्ण रत्न भरपूर हो, आते रहो, लुटाते जाओ, लुटते जाओ। ये नगर वधू का घर है, ये नगर वधू का जीवन है, ये मत भूलो। अम्बपाली कहती ही चली गई। उसका चेहरा हिम के समान श्वेत हो रहा था। हर्षदेव पागल की भांति मुंह फाड़कर देखते रह गए। उनसे कुछ भी कहते न बन पड़ा। कुछ क्षण स्तब्ध रहकर अम्बपाली ने कहा, क्यों, कर सकोगे ऐसा? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकूंगा। तब जाओ तुम, इधर भूल कर भी पैर न देना। इस नगर वधू के आवास में कभी आने का साहस न करना। तुम्हारी वाग्दत्ता स्त्री अम्बपाली मर गई। ये देवी अम्बपाली का सार्वजनिक आवास है और वो वैशाली की नगर वधू है। यदि तुम में कुछ मनुष्यत्व है तो तुम जिस ज्वाला से जल रहे हो उसी से वैशाली के जनपद को जला दो, भस्म कर दो। हर्षदेव पागल की भांति चीत्कार कर उठा। उसने कहा, ऐसा ही होगा देवी अम्बपाली, मैं इसे भस्म करूंगा। वैशाली के इस जनपद की राख तुम देखोगी। सप्तभूमि प्रासाद की इन वैभवपूर्ण अट्टालिकाओं में अष्टकुल के वज्जी संघ की चिता धधकेगी और वो गणतंत्र का धिक्कृत कानून उसमें इस आवास के वैभव के साथ ही भस्म होगा। तब जाओ, तुम अभी चले जाओ। मैं तुम्हारी जलाई हुई इस ज्वाला को उत्सुक नेत्रों से देखने की प्रतीक्षा करूंगी। हर्षदेव फिर ठहरे नहीं। उसी भांति उन्मत्त से वे आवास से चले गए। अम्बपाली पत्थर की प्रतिमा की भांति क्षण क्षण में उदय होते हुए अपने नगर वधु जीवन के प्रथम प्रभात को देखती खड़ी रही।